हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपका जो क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है, दैट इज ग्रेविटेशन। उसमें जो भी आपके फॉर्मूले यूज हुए हैं, राइट, वो यहाँ पे हम करेंगे। उनकी यूनिट क्या होंगी, जो आपकी वहां पे क्वांटिटीज आएंगी, वो हमें यहाँ पे करनी है, राइट। तो जैसे कि सबसे पहले जो यहाँ पे हम फॉर्मूला करने जा रहे हैं, जैसे कि चैप्टर क्या है आपका ग्रेविटेशन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स और बिकॉज फोर्स है, फोर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, एफ से, राइट। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एंटायर यूनिवर्स, कोई भी आप दो बॉडीज ले लीजिए, उनके बीच में एक फोर्स लगता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है फोर्स से, राइट। और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट, जो दो बॉडीज के बीच में लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। यही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलते हैं बिकॉज ये हमारा, आप अर्थ पे हो, मून पे हो, किसी भी प्लेनेट पे हो, ये आपका हर जगह अप्लाई होगा, राइट। कोई भी राइट, कोई भी आप दो बॉडीज कहीं पर भी आप जो है कंसीडर कर लीजिए, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, राइट। यही हमने वहां पे स्टडी किया था। और वहां पर क्या था, ये जो लॉ है, राइट, वो क्या कहता है कि ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहां पर जो m1 और m2 है, राइट, मान लीजिए आपकी दो बॉडीज हैं, ठीक है, दैट इज m1, दैट इज m2, राइट। और ये इनका सेंटर हो गया, राइट, ठीक है। और ये जो मान लीजिए, और ये सेंटर टू सेंटर जो ये डिस्टेंस है, ये है आपकी r, राइट। तो जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो ये फोर्स जो इन दोनों के बीच में जो लग रहा है, राइट, जो एक फोर्स यहां पर आपका लग रहा है, राइट, एक दूसरे पे जो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के इक्वल, राइट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आल्सो, F will be inversely proportional to the square of the distance between them। जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ, राइट। तो ये क्या है कि जो ये फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। मींस कि अगर मास, दोनों के मासेस जितने ज्यादा होंगे, उतना ही जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उतना ही ज्यादा होगा उन दोनों के बीच में, राइट। और जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है फोर्स आपका कम होता रहेगा, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आता था कि F इज इक्वल्स टू, राइट, तो वहां से क्या था हमारे पास, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, और आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम यहाँ पे हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आपको आता है, राइट। तो यहाँ पर भी जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया g, राइट। और ये जो g है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यानी कि यूनिवर्सली जो है ये आपका ग्रेविटेशनल, ये जो g है ये आपका सेम रहेगा। आप यूनिवर्स में कहीं भी जो है दो बॉडीज के बीच, राइट, आप कहीं भी बात करें, जो g की वैल्यू है ये जो आपकी सेम रहेगी, राइट। g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। और ये जो g है, g क्या बताया मैंने अभी आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। और इसकी एक स्पेसिफिक इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, और वैल्यू क्या है, 6.67 into 10 raised to the power minus 11। अब इसकी यूनिट क्या होगी, अब देखिए यहां से आप g की यूनिट क्या होगी, अब राइट, तो यूनिट क्या होगी, ये आपका इस साइड में जाएगा f into r स्क्वायर, और ये आपका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में जब होगी तो ये आपका डिवाइड में जाएगा। तो f
G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, यानी कि G इज इक्वल टू क्या हो गया आपका f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, राइट। अब देखिए यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, r क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये किसमें होगी, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन m1 और m2, ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है, kg, राइट। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg, या यहाँ पे स्क्वायर आएगा, पर kg स्क्वायर, राइट। दिस इज द unit and this is the magnitude and unit of universal gravitational constant, right। तो ये बात हुई हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, राइट। अब सेकंड जो है इसमें हमारा अब हम इसमें बात करते हैं, मान लीजिए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम यहाँ पे लेके चल रहे थे, कि यहाँ पे मान लीजिए दो बॉडीज की, ये आप किसी भी दो बॉडीज के बीच में हो सकता है, राइट। तो हमने मान लिया कि इसमें से एक जो है आपका प्लेनेट है, राइट, कि प्लेनेट फॉर एग्जांपल यहाँ हम लेके चल रहे हैं अर्थ, कि मान लीजिए इसमें से एक जो बॉडी है दैट इज योर अर्थ, और सेकंड जो है यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है, हम ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका जो भी आपका अर्थ सरफेस पे है, राइट, उस पे अर्थ कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, ठीक है। तो राइट, तो यहां पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए एक आपका प्लेनेट है, ठीक है, ये इसका सेंटर, मान लीजिए अभी यहाँ पे प्लेनेट हम क्या लेके चल रहे हैं, अर्थ लेके चल रहे हैं, ये अर्थ का सेंटर, ये होगा इसकी रेडियस, दैट इज योर रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये इसका सेंटर था, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपकी, ठीक है, इसका जो अर्थ है उसका मास हम लेके चल रहे हैं कैपिटल है, राइट, बिकॉज अर्थ का मास इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट का जो मास है उससे काफी टाइम्स ज्यादा होगा, तो ये हम कैपिटल एम ले रहे हैं, और जो आपका ये ऑब्जेक्ट है इसका मास लेके चल रहे हैं स्मॉल एम, राइट। तो अब क्या होगा, यही फॉर्मूला, अब देखिए यहां पर इस फॉर्मूले के लिए क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, और जब हम अर्थ की बात करते हैं, राइट, तो यहां पर ये जो फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ठीक है, ग्रेविटी इज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ की वजह से कितना ग्रेविटी होगा, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, इसको डिनोट हमने एफ से ही करना है, ठीक है, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है। जी कहीं भी बात करेंगे, जी आपका किसी भी दो बॉडीज के बीच में बात कर लीजिए, जी आपका वही रहेगा, ठीक है। अब m1 यहाँ पे है मास ऑफ अर्थ, दैट इज m, m2 क्या है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो हमने डिनोट किया है स्मॉल m से, अपॉन r स्क्वायर क्या है, यहाँ पे दोनों जो आपके दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यहाँ पर देखिए दैट इज योर अर्थ, राइट, उसका सेंटर, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके सेंटर के बीच की बात कर रहे हैं, बिकॉज इन कंपैरिजन टू द अर्थ जो आपका ये ऑब्जेक्ट होगा ये बहुत ज्यादा छोटा है, राइट। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा छोटा है, दैट मींस कि जो यहाँ पर ये r, यहाँ पर जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट मींस कि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट, बिकॉज ये वाली जो डिस्टेंस है, जो बॉडी आपकी मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, तो अर्थ से जो उसका सेंटर पॉइंट है वहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो अर्थ की रेडियस की कंपैरिजन बहुत कम होगी, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। तो रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जो है m आपका मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और r है यहां पे रेडियस ऑफ अर्थ, right। तो ये talk about the force that earth apply on an object,
then your formula will be this one, right? Now अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से, राइट? अभी जैसे हमने बात की कि ग्रेविटी क्या है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करती है, लगाती है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है कि जब इस फोर्स की वजह से, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जिस एक्सेलरेशन के साथ जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअली वो एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन जो आपने पढ़ा है व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, है ना? लेकिन जब बॉडी आपकी जो है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही हो, तो तब हम उस एक्सेलरेशन को बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये आपका टुवर्ड्स द अर्थ हो सकता है जब आपकी बॉडी जो है जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ मूव कर रही हो, या फिर टू अगेंस्ट द ग्रेविटी हो सकता है जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हो। ठीक है, दो ही कंडीशन यहाँ पे होंगी। जब वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी होगा तो आपका एक्सेलरेटेड मोशन होगा, उसमें उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती रहेगी। जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है तो आपका रिटार्डेड मोशन होता है, उसमें क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली जो है डिक्रीज करती रहती है, कम होती रहेगी, राइट? तो ये जो राइट, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वैल्यू प्लस होगी और अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन आपका माइनस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल होगा, राइट? तो g जो है, g इज इक्वल टू होता है, g जो है g इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, राइट? अब ये जो है, अब आप कहें राइट, और ये आपकी टर्म कैसे है, ये देखिए आपका जो फोर्स होता है, फोर्स क्या है आपका, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? और इस केस में एक्सेलरेशन क्या है आपका g, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे g है, तो यहाँ पर इस केस में, तो यहाँ पर इस केस में f क्या हो जाएगा m इनटू g, ठीक है, राइट? और ये जो आपका फोर्स है, ये भी आपका यही फोर्स है, और ये जो आपका फोर्स यहाँ पे लग रहा है, राइट, ये भी आपका फोर्स है, ठीक? तो यहाँ पर क्या है कि जब ये वैल्यू और इस वैल्यू को आप इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपके g की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? और g की वैल्यू आएगी g कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? ऑन राइट, और ये हम कहां पे बात कर रहे हैं, अगर हम स्पेसिफाई कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम इसको स्पेसिफाई कर लेंगे GE, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ, राइट? अर्थ पे जब हम बात कर रहे हैं, राइट? तो अब जैसे कि हम ये बात हमने की अर्थ पे, अब ऐसे ही आपका कुछ जो है आपका जो मून है उसकी भी कुछ ग्रेविटी होगी, तो वो जो ग्रेविटी है तो मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपैरिजन में कितनी कम या कितनी ज्यादा है। तो क्या है कि जब हमने ऑब्जर्व किया तो मून, देखिए मून का जो साइज है वो अर्थ से जो है कम है, ठीक है? तो उसका मास भी कम होगा, मास कम होगा तो उसका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी कम होगा, राइट? और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा, कम होगा, है ना? क्योंकि देखिए हमने क्या पढ़ा भी, मास जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ज्यादा लगेगा, ठीक है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है? तो जब हमने ये ऑब्जर्व किया तो वहां से हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो आपका Gm, राइट, ग्रेविटी जो मून पे जो ग्रेविटी है आपकी वो क्या है, 1/6 है अर्थ की ग्रेविटी का, राइट? देखिए जो वेट है आपका, वेट क्या होता है आपका, W इज इक्वल टू mg, वेट क्या होता है आपका, W वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? ये आपका कहां से आया, और ये फॉर्मूला आपका कहां से आया है, ये आपका यहां से आया है, कैसे, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, mg, वेट क्या है यहाँ पर, ये वेट है आपका कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
जो अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रही है दैट इज योर वेट, कि जो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड आपका अप्लाई होगा। तो यहां पर वेट जो है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स। वेट जो है यहाँ पे क्या हुआ आपका फोर्स हुआ, F इज इक्वल्स टू क्या हुआ हमारा W। तो यहां से हमारा वेट आता है, वेट इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू ग्रेविटी। अब देखिए इस फॉर्मूले में जो मास है दैट इज योर कांस्टेंट क्वांटिटी। आप कहीं भी जाएं, अर्थ पे हो, मून पे हो या किसी भी प्लेनेट पे हो, m की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, राइट? लेकिन आपका वेट चेंज होगा। वेट चेंज क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ड्यू टू द चेंज in the value of the gravity of that particular planet। अर्थ पे बात कर रहे हैं तो उसकी जो ग्रेविटी है वो कुछ और होगी, मून पे जा रहे हैं तो उसकी ग्रेविटी कुछ और होगी। डिपेंड करेगा किस पे? उसके मास पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा होगा ग्रेविटी, उसमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका उतना ही ज्यादा होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए मास तो रहेगा आपका कांस्टेंट, वेट आपका चेंज होगा, और वेट चेंज होगा ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है? तो यहाँ पर अगर जो है आपका मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की 1/6 है, राइट? देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से हम वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो जाएगा आपका W अपॉन Wm, बिकॉज वेट आपका चेंज होगा, अपॉन m, मास कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल्स टू 1/6 GE क्या हो जाएगा WE, वेट ऑन अर्थ पे कितना वेट है आप इनटू मास। अब देखिए कोई भी बॉडी है उसका मास तो रहने वाला सेम है, चाहे वो मून पे जाए या अर्थ पे हो या कहीं पर भी हो, ठीक है? लेकिन वेट, राइट? तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आएगा Wm, वेट एट मून विल बी इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट एट अर्थ, राइट? तो इट मींस कि आपका जो मून पे किसी भी बॉडी का जो वेट होगा वो अर्थ पे जो उस बॉडी का वेट है उसका 1/6 होगा, राइट? देखिए अगर मान लीजिए तो हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका अर्थ पे वेट जो है 120 न्यूटन। देखिए वेट जो है, वेट आपका न्यूटन में होगा, बिकॉज वेट इज योर फोर्स। तो जो फोर्स की यूनिट है वही वेट की यूनिट होगी, तो 120 न्यूटन, राइट? तो उसका मून पे वेट कितना होगा? तो मून पे कितना होगा? वेट एट मून कितना होगा? 1/6 कर देंगे आप, कितना आ जाएगा आपका? 20 न्यूटन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका वेट यहाँ पे 120 न्यूटन है, उसका वेट मून पे जाएगा कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर की। थ्रस्ट क्या था आपका? थ्रस्ट इज दैट फोर्स दैट एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है? किसी भी सरफेस के जब कोई फोर्स परपेंडिकुलर जो लगता है दैट इज योर थ्रस्ट। जैसे कि आप जो है कील जो है दीवार में जो है आप गाड़ रहे हैं, राइट? तो उसपे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट? ये आपकी वॉल का सरफेस और इस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है? तो दैट वाज योर थ्रस्ट, ठीक है? और थ्रस्ट क्या आपका? फोर्स ही है, ठीक है? वो फोर्स जो आपका किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। तो राइट, तो अब हम यहां पर बात करेंगे प्रेशर की। तो प्रेशर जो है, प्रेशर क्या था आपका? अब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया जब हम निकाल रहे हैं कि पर यूनिट एरिया कितना थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलते हैं प्रेशर, राइट? तो ये क्या होगा आपका? फोर्स या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, राइट? दैट इज योर प्रेशर। और राइट, और अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, राइट? तो ये हो जाएगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लिखते हैं पास्कल, राइट? 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 पास्कल is equals to 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो एसआई यूनिट है आपकी प्रेशर की दैट इज योर पास्कल, पास्कल याद रखेंगे, राइट? अब नेक्स्ट है आपका इसमें डेंसिटी। डेंसिटी क्या है कि कोई भी सब्सटेंस आपका कितना डेंस है पर यूनिट वॉल्यूम, उसका मास कितना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम,
तो ये होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और मास आपका क्या है, मास को हम डिनोट करते हैं m से और वॉल्यूम को डिनोट करते हैं v से, राइट। तो यहां से ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मास इज इन केजी और वॉल्यूम किस में होता है आपका, मीटर क्यूब में, तो केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपकी यूनिट हो जाएगी डेंसिटी की। एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है किसी भी सब्सटेंस का, दैट इज योर डेंसिटी। ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। एसआई जो यूनिट है दैट इज योर एसआई यूनिट, और जो सीजीएस यूनिट है दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये भी आपकी जो है मोस्ट कॉमनली यूज होती है, तो इसलिए मैंने बता दी ये, राइट। इन सीजीएस ये आपकी सीजीएस यूनिट है, ठीक। अब बात करते हैं इसमें फर्दर डेंसिटी के बाद हम बात करते हैं डेंसिटी के बाद हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में हम जो है बताते हैं कि उसके कंपैरिजन में जो आपका सब्सटेंस उसकी डेंसिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी, राइट। डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस upon density of water at 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी इन कंपैरिजन टू द डेंसिटी ऑफ वाटर जब हम बताते हैं तो उसको बोलते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी, right? The ratio of the density of the substance to the density of the water at 4 degree Celsius, that is called the relative density. उसकी कंपैरिजन बता रहे हैं कि जो आपकी सब्सटेंस की डेंसिटी है वो उसके कंपैरिजन में जो है ज्यादा है या कम है। अब देखिए, अगर हम सब्सटेंस और वाटर दोनोondों का वॉल्यूम अगर हम इक्वल लेके चल रहे हैं, राइट, इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, if volume of substance equals to volume of water at 4 degree Celsius, right? That means जब वॉल्यूम इक्वल होगा तो अभी हमने डेंसिटी क्या बात की, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो दोनों का वॉल्यूम जो है, अब अगर डेंसिटी के प्लेस पे अगर दोनों का या डेंसिटी के प्लेस में यहाँ पे हम रखते हैं मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, और यहाँ पर भी क्या रखते हैं मास ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या है, दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, तो बचेगा क्या आपका मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन, तो यहाँ से हमारी रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगी, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन mass of water at 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहां से हम हमारी रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी इन द टर्म ऑफ मास। अब हम यहां पे बात करते हैं कि अगर जो आपकी ये जो रेशियो है, जो रिलेटिव डेंसिटी है, राइट, इट इज ए रेशियो, तो अगर ये रेशियो आपकी 1 या 1 से ज्यादा या 1 से कम आती है तो हम वहां से हमारा क्या कंक्लूजन वहां पे निकलेगा, राइट। तो अगर हमारी रिलेटिव डेंसिटी, अगर हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, राइट, रिलेटिव डेंसिटी अगर आपकी 1 से ज्यादा आ गई, राइट, अगर ये जो रेशियो है, ठीक है, ये जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी है ये अगर आपकी 1 से ज्यादा हो, राइट, दैट मींस कि जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो वाटर के जो मास से ज्यादा होगा, तभी तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज्यादा होगी, राइट। 1 से ज्यादा वैल्यू कब आएगी, जब आपका न्यूमरेटर ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर,
राइट। तो मास आपका ज्यादा होगा, यानी कि मास यानी कि सब्सटेंस आपका हैवी होगा इन कंपैरिजन टू वाटर, राइट। हियर सब्सटेंस in comparison to water, right? Heavier substance than water. इसी तरह से अगर आपकी जो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 1 से कम आती है, 1 से कम वैल्यू कब आएगी? जब आपका मास ऑफ वाटर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मास ऑफ सब्सटेंस, अगर इक्वल वॉल्यूम हम लेके चल रहे हैं, है ना। तो दैट मींस कि आपका जो सब्सटेंस है वो लाइटर होगा इन कंपैरिजन टू वाटर, राइट। तो इस केस में क्या होगा? लाइटर सब्सटेंस। देन वाटर, राइट। और अगर इक्वल आता है, इक्वल में क्या होगा? अगर रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू यानी कि मास ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, यानी कि दोनों का जो मास है वो इक्वल है, राइट। और अगर यहीं पे हम डेंसिटी की बात करें, 1 से ज्यादा है, इट मींस कि जो आपका सब्सटेंस है वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर। 1 से कम आई है, दैट मींस कि आपका जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी कम है इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो ये बात थी हमारी रिलेटिव डेंसिटी की। जब वाटर की डेंसिटी के रेफरेंस में हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी डिफाइन करें और राइट उसका रेशियो बताएं, तो दैट इज योर रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो प्रेशर, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। अब इसमें नेक्स्ट हमारी टर्म आती है बॉयंसी। बॉयंसी क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्स्ड करते हैं, राइट, तो क्या है कि वो लिक्विड जो है उस पे एक अपवर्ड फोर्स उस पे अप्लाई करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स या अप थ्रस्ट, जो अपवर्ड डायरेक्शन में उस बॉडी पे उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा जिसको हम वाटर में इमर्स्ड कर रहे हैं, राइट। और अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, राइट, वाटर की डेंसिटी या जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो आपकी उसमें शिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। और अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो उस पे फ्लोट करेगी। अब बात करते हैं बॉयंट फोर्स की, जो हमने अभी बात की कि एक अपवर्ड जो फोर्स जो उस पे अप्लाई होगा, राइट, BUOYANT, बॉयंट फोर्स, ठीक है, बॉयंट फोर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं F और सफिक्स में B, राइट। देखिए कि क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स्ड करते हैं तो वो हमें ऑब्जेक्ट थोड़ा हल्का फील होता है, उसके वेट में एक एपरेंट लॉस होता है, ठीक है। तो वो जो लॉस जो हो रहा है, जो उसमें हमें वो हल्का फील हो रहा है पानी या किसी भी लिक्विड के अंदर, दैट बिकॉज ऑफ दैट बॉयंट फोर्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहां पर अब एक फोर्स आपका डाउनवर्ड लग रहा है और एक फोर्स अपवर्ड, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और फोर्स इज योर वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो क्या होगा कि दोनों का जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स, मान लीजिए डाउनवर्ड फोर्स आपका पॉजिटिव और अपवर्ड फोर्स यानी कि जो बॉयंट फोर्स है दैट इज योर नेगेटिव फोर्स। तो नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स जो है हमारा कितना बचा? 3 न्यूटन, राइट। तो ये हमारा किसके इक्वल है? नेट फोर्स 5 न्यूटन माइनस FB। नेट फोर्स कितना? 3 न्यूटन इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन माइनस FB, और FB कितना आ गया हमारे पास? 2 न्यूटन। यानी कि जो अपवर्ड फोर्स आपका लग रहा है दैट इज 2 न्यूटन, और वो किसके इक्वल है? दैट इज द लॉस, दैट इज इक्वल्स टू द लॉस ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, है ना। जितना उसका वेट लॉस हुआ 5 न्यूटन का था, वो एयर में जब एयर में बात कर रहे हैं तो कितना था? 5 न्यूटन। लिक्विड में कितना रहेगा? 3 न्यूटन उसका वेट, राइट। तो कितने का डिफरेंस है? कितना लॉस हुआ? 2 न्यूटन का। आपको बॉयंट फोर्स आया वो भी कितना है आपका? 2 न्यूटन। इट मींस the loss in the weight of the object will be equal to that buoyant force, right? That means buoyant force will be equal to the loss in
weight of the object, of the immersed body या object, right? Immersed body, right? राइट, जितना वेट लॉस होगा डेट मीन्स कि उतना ही अपवर्ड फोर्स उस पे लग रहा है, जिससे कि उसका इतना वेट लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। Fb will be equal to the loss in the weight of the immersed body। नाउ अब हम यहाँ पे एक स्टेप फर्दर यहाँ पे चलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरफ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, राइट? आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? देखिए, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी लिक्विड में इमर्स करते हैं, राइट, तो क्या है कि उसका वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है ना? तो वो क्यों होता है? बिकॉज जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जा रहा है वो अपनी जगह बनाता है, और जो यहाँ पर लिक्विड है, जो यहाँ पर पहले लिक्विड था, उसको वहां से डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है, और वो लिक्विड क्या है यहाँ से, और जो है यहाँ से वो डिस्प्लेस हो जाता है, दैट्स व्हाई उसका वाटर लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर आर्किमिडीज जो आपका प्रिंसिपल है वो यही कहता है, यहाँ पर जो आपका लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, उसका वेट जो है वो इक्वल होगा टू दैट अपवर्ड फोर्स विल बी टू दैट अपवर्ड फोर्स यानी कि बॉइंट फोर्स, राइट? यानी कि दैट मींस कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो Fb बॉइंट फोर्स है, दैट विल बी इक्वल टू द वेट of the liquid displaced by an object or by an immersed body। अब देखिए यहां पर हमने इसको फर्दर हम क्या कह सकते हैं, Fb इट मींस विल बी इक्वल टू Wm, राइट? यानी कि अगर आप जो लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, अगर उसको आप वेट कर लें तो दैट विल बी इक्वल टू योर बॉइंट फोर्स। अब फर्दर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट? अब देखिए वेट क्या होता है आपका, वेट इज इक्वल्स टू mg, राइट? तो यहां से m क्या होगा आपका W/G, राइट? और अभी हमने डेंसिटी पढ़ा, डेंसिटी क्या होती है आपकी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? अब मास in the place of mass we put the value W/G, यानी कि D is equals to, अब m in the place of m we put W/G, right, into 1/V, ठीक है? ठीक, और यहां से आपका W आ जाएगा, W will be equal to, W क्या हो जाएगा, D into G into V, D into V into G। D density, V is the volume and G is the acceleration due to gravity, right? अब देखिए यहाँ पर यही हमने करना है, weight of liquid will be equal to density of the liquid into volume of the liquid into G, acceleration due to gravity, यानी कि Fb will be equal to the density of the liquid equal to the volume and the acceleration due to gravity। और यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और जो वॉल्यूम है इसको हम V ही मेंशन कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज़ वॉल्यूम ये यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगी उतने ही अमाउंट में जो उतना ही जो है और लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस्ड होगा, बिकॉज़ यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम जितनी जगह वो घेर रही है, जितनी जगह वो लिक्विड में बॉडी जो है आपकी घेरेगी और उतना ही जो है लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा, यानी कि दोनों का जो यहाँ पर जो यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, ठीक है? तो हम इसको V यहाँ पर हम जस्ट इसको V भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से बॉइंट फोर्स आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू G आपको पता है G की वैल्यू जो होती है दैट इज, और G आपका जो होता है, राइट, G कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू जो है जब हम डिराइव करते हैं तो दैट वो आपकी आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपका क्या था, g इक्वल्स टू g m अपॉन r स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आप जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ अर्थ पुट करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर पुट करते हैं, तो वहां से सोल्व करने पर g की वैल्यू यह है, राइट। तो g की वैल्यू यहाँ पर आपको पता होगी, वॉल्यूम पता हो और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड है, मान लीजिए वाटर है, ठीक है, तो वाटर की जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी आपकी, राइट। वाटर की जो डेंसिटी है दैट इज 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अगर आपका लिक्विड जो है यहाँ पे वाटर है, राइट, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बॉइंट फोर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये देखिए बॉइंट, बिकॉज फोर्स ही है तो इसकी भी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन ही होगी। ये बॉइंट जो फोर्स है, राइट, न्यूटन, ठीक है। तो ये कुछ आपके फॉर्मूलास थे जो आपके ग्रेविटेशन चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपके यूज होंगे।